सिलेबस ले लिए तेजस्वी? सिलेबस नहीं मिला इंस्टीट्यूट से? देखे नहीं हो? ठीक है। तो हम लोग जीएस जीएस का पेपर 4 है ना। जीएस में कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं, है ना। मेंस में आपके जो है जीएस के 4 पेपर्स होते हैं। पेपर फर्स्ट में 3 टॉपिक आता है आपका, हिस्ट्री, वर्ल्ड एंड इंडिया, इतिहास, है ना। आपका जो है इतिहास का टॉपिक्स है, कुछ आर्ट, इतिहास के साथ ही आर्ट एंड कल्चर भी है, कला एंड संस्कृति, इतिहास, कला एवं संस्कृति। जीएस पेपर फर्स्ट में आपका इतिहास, कला एंड संस्कृति आता है। फिर आपका भूगोल आता है, वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों है। विश्व में आपका जिसमें भी वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों है, विश्व और भारत दोनों का पढ़ना पड़ेगा। भूगोल में भी आपका जो है भारत और विश्व का दोनों का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। और एक तीसरा टॉपिक है पेपर फर्स्ट में आपका जो है सामाजिक मुद्दे, समाज के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो पेपर फर्स्ट में ये 3 टॉपिक आपके आएंगे, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, पेपर फर्स्ट में सिलेबस पहले थोड़ा सा याद होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग, ताकि जो दुनिया में हो रहा है उसको भी क्या कर सको आप, लिंक कर सको। क्या कर सको? लिंक कर सको। समझ गए ना। तो पहला पेपर ये हो गया जीएस का। दूसरा पेपर हमारा सेकंड, हाँ, सेकंड पेपर में आपका जैसे अभी पढ़ा आपने भारतीय संविधान, सेकंड पेपर में आता है भारतीय संविधान एवं गवर्नेंस करके है आपका जो है प्रशासन, गवर्नेंस। ये आपका पेपर सेकंड में आता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। पेपर सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर कहते हैं। और पेपर सेकंड में ही एक टॉपिक आएगा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के कंटेक्स्ट में कुछ योजनाएं वगैरह मिलती है। तो पेपर सेकंड में भी देखेंगे तो ये आपके जो है 3 टॉपिक्स में 3 बड़े भागों में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। पेपर सेकंड को भी हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपका पेपर थर्ड में है, सबसे बड़ा पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़ा पार्ट है आपका जो है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक टॉपिक है। इसी में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले कुछ टॉपिक्स है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला टॉपिक है आपका, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और एक है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इस तरीके से जीएस पेपर थर्ड में आपके 3 मेन टॉपिक है, या 4 टॉपिक कर सकते हो। आ रही बात समझ में? याद हो गया सिलेबस? सिलेबस याद नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो पहले तो सिलेबस एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए, कौन से पेपर में क्या क्या है, कैसे है इसका, इसलिए ताकि क्या हो सके चीज़ों को करंट के साथ आप जोड़ करके पढ़ सके। समझ में आया ना। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि चीज़ों को अच्छे से याद कर सको। आ रही बात समझ में? तो जीएस पेपर थर्ड में ये है, लिख लिया? चले, कौन, या फिर मधुनी एज? और फिर है जीएस पेपर 4,
जीएस पेपर 4, जिसका नाम है आपका नीति शास्त्र, एथिक्स कहते हैं, नीति शास्त्र एथिक्स, शॉर्ट एक वर्ड में हम लोग एथिक्स कहते हैं। क्लियर है? तो हमने जो है सुबह वाला जो बैच है अभी इस टॉपिक से स्टार्ट किया हुआ है। किससे स्टार्ट किया हुआ है? एथिक्स से। चले आगे, हो गया? क्लियर हो गया तेजस्वी? सिलेबस कैसे कैसे, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, अभी तो 4-5 क्लास हुई है इसकी एथिक्स की, तो वो मैं अलग से आपको कवर करा दूंगा एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो सबसे पहले इतना तो जान ही लो, एथिक्स का मतलब क्या होता है? नीति शास्त्र। वाह, वेरी नाइस। एथिक्स जो है हिंदी में 2 वर्ड इसके लिए होते हैं, एक नीति शास्त्र के रूप में और एक नैतिकता के रूप में। एथिक्स जो है हिंदी में इसके लिए 2 वर्ड है हमारे पास, एक नीति शास्त्र। नीति शास्त्र क्या हो गया? एक विषय हो गया। तो एक तो विषय के रूप में एथिक्स वर्ड यूज होता है, नीति शास्त्र एक विषय हो गया आपका जो फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र की शाखा हो गई। किसकी शाखा हो गई? दर्शन शास्त्र की शाखा। तो एक विषय के रूप में तो ये नीति शास्त्र, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है, भले नीति शास्त्र लिख दिया लेकिन हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है? एथिक्स, नैतिकता के संदर्भ में। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड और है, मोरालिटी। एथिक्स एंड मोरालिटी, नैतिकता के संदर्भ में। और नैतिकता का मतलब क्या होता है ना, जैसे बोलते हैं ना आप नैतिक इंसान हो। हाँ, नैतिकता बता रहा हूँ, तुम लोग चुप रहो जब पूछूं तभी जवाब देना। ठीक है, तो नैतिकता का मतलब क्या होता है? नैतिकता, हम बोलते हैं ना कि आदमी को नैतिक होना चाहिए, तो नैतिकता का मतलब क्या हुआ? नैतिकता का मतलब क्या हुआ कि नैतिकता का मतलब ये हुआ कि जो खास करके नैतिकता किसके कंटेक्स्ट में होती है? समाज के कंटेक्स्ट में, है ना। परिवार में भी नैतिकता, हर जगह समाज का ही एक भाग क्या है? परिवार हो गया। तो समाज में हमें नैतिक होना चाहिए, समाज में हमें नैतिक व्यवहार करना चाहिए, ये वर्ड सुनते होंगे, है कि नहीं? तो नैतिकता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? क्या सही और क्या गलत ना, सही और नैतिकता जो है हम जनरली किस कंटेक्स्ट में लेके चलते हैं? सही या गलत के कंटेक्स्ट में लेके चलते हैं। और सही या गलत का मतलब क्या होता है? जब समाज के अनुसार हम चलते हैं, समाज के निर्धारित मूल्यों के अनुसार काम करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? मूल्यों के अनुसार यदि काम करेंगे, चलेंगे तो वह क्या कहलाएगा? आपका जो है सही कहलाएगा, है ना। सोशल, क्या लग रहा है? ठीक है, जाइए जाइए। ठीक है, और दूसरा आपका जो है गलत का मतलब क्या हो गया? कि समाज के निर्धारित मूल्यों के अनुसार आप नहीं चलेंगे, है ना। जैसे हमारे समाज में अभी भी अंतर जाति विवाह उतना नैतिक नहीं माना जाता, मतलब ऐसे कोई गलत नहीं है उसमें, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में या आपके परिवार के मूल्य क्या कहते हैं, है कि नहीं? परिवार के हिसाब से देखेंगे तो अंतर जाति विवाह अभी भी आपके परिवार में कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे? अभी बात करके देखना, जा करके घर जाके मम्मी पापा से बोलना कि इंटरकास्ट मैरिज करने वाला हूँ, तो 2-4 गालियाँ, 2-4 पहले गालियाँ, 2-4 थप्पड़ पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे अभी से, है कि नहीं? समझ गए ना? आया ना समझ में? तो समाज के निर्धारित मूल्यों के अनुसार यदि हम काम करते हैं, चलते हैं, तो वह क्या कहलाता है? सही कहलाता है। और वह क्या कहलाएगा? नैतिक कहलाएगा, है कि नहीं? और यदि हम समाज के मूल्यों के अनुसार नहीं चलते तो वह क्या कहलाएगा? गलत कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? अनैतिक कहलाएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि नैतिकता का मतलब क्या है, तो पहली बात, नैतिकता का मतलब क्या है आपका जो है? समाज के कुछ निर्धारित मूल्य है, उसके अनुसार यदि हम काम करते हैं तो सही या गलत, मतलब हमारे द्वारा किए गए कार्यों का सही है या गलत है, इसका निर्णय किसके आधार पर किया जाता है? नैतिकता के आधार पर किया जाता है। आ रही बात समझ में तेजस्वी, है कि नहीं? और अब उसके अनुसार चल रहे हैं तो बहुत अच्छे बच्चे हैं,
और उसके अनुसार नहीं चल रहे तो फिर अनैतिक कह जाओगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो नैतिकता क्या हो गई, नैतिकता जो है ये अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपका नैतिकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी समाज के द्वारा निर्धारित, किसी समाज के द्वारा निर्धारित कुछ मूल्यों का समूह, आपका जो है कुछ मूल्यों का या मानकों का समूह है ना। मूल्य या मानक का मतलब होता है कुछ मूल्यों या मानकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है नैतिकता कहेंगे, एथिक्स कहेंगे, है ना। इंग्लिश वर्ड में एथिक्स की परिभाषा है, नैतिकता क्या है या एथिक्स क्या है पूछे आपसे तो क्या लिखेंगे कि किसी समाज के द्वारा निर्धारित कुछ मूल्यों या मानकों का, लिखो लिखो लिखो, है ना। किताबों में सब परिभाषा नहीं मिलेगी, नोट्स में भी नहीं मिलेगी, वो मैंने, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो किसी समाज के द्वारा निर्धारित कुछ मूल्यों या मानकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, एथिक्स या नैतिकता कहते हैं। आ रही बात समझ में, एथिक्स या नैतिकता कहते हैं। सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ वैल्यूज, हाँ, डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। और ये क्यों किया जाता है, ताकि समाज उसके अनुसार क्या करे, समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। आ रही ना बस समझ में, समाज में एक नैतिक व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नहीं तो समाज चलेगा नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से करोगे, है ना। जैसे यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा डिसेंट कपड़े पहन के आए हो, तो ये भी एक मूल्य सिखाया गया कि कहाँ जाना है तो कैसे कपड़े पहनना है। घर में थोड़ा अपने तरीके से रहते होंगे, है कि नहीं, क्या भास्कर, ठीक है। तो घर में पहनावा ओढ़ावा अलग होगा, बाहर जाएंगे तो पहनावा ओढ़ावा अलग होता है कि नहीं। तो वो कहीं ना कहीं मूल्य सिखाया गया। तो एथिक्स क्या है समझ में आया तेजस्वी, है ना। एथिक्स का मतलब कुछ मूल्यों का समूह, है ना। मूल्य का मतलब होता है कुछ आदर्श, जैसे मूल्य कौन कौन से हो गए, ईमानदारी, ईमानदारी एक मूल्य। आपका जो है किसी की सहायता करना क्या है, मूल्य है। किसी की हेल्प करना, सहायता करना मूल्य है ना। परोपकार एक मूल्य है ना। संयम रखना, धैर्य रखना, ये क्या है, एक मूल्य है। आ रही बात समझ में। किसी आपका प्रेम करना, प्रेम का मतलब घर में, प्रेम का मतलब सिर्फ वही प्रेम मत समझा करो। तो प्रेम का मतलब आपका जो है भाई बहन का प्यार, सबका प्यार होता है, आपका माँ बाप के से प्यार होता है कि नहीं। तो सब ये क्या है, आपके मूल्य है कि नहीं। उसी प्रकार कल के दिन में आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो प्रशासनिक कुछ मूल्य मिलेंगे आपको, प्रशासनिक मूल्य। कल के दिन प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो प्रशासनिक मूल्य में फिर से क्या आ जाएगी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसको इंटीग्रिटी के रूप में कहते हैं। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा एक मूल्य हो गया कि कल के दिन में आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सत्यनिष्ठा के साथ काम करोगे, है ना। ट्रांसपेरेंसी रखोगे, पारदर्शिता रखोगे, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, छुपा के कुछ नहीं करोगे, है कि नहीं, समझ रहे हो ना भाई। तो ये प्रशासनिक मूल्य कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, प्रशासनिक मूल्य, कि आपको प्रशासन में जाने के बाद सत्यनिष्ठा के साथ, पारदर्शिता के साथ, और एक वर्ड पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठता के साथ काम करना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है सभी के साथ बराबर व्यवहार, मतलब 2+2 4 होता है। तो कोई भी काम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा आपको। जो ये नहीं कि मेरा रिलेटिव है तो उसके लिए कुछ विशेष फायदा पहुंचाने के लिए काम नहीं करना है आपको, जो है कि नहीं, तटस्थ होकर के काम करना है। तटस्थता एक मूल्य हो जाएगा। प्रशासनिक मूल्य कौन सा हो जाएगा, तटस्थता, न्यूट्रलिटी। आई ना बात समझ में। अनबायसनेस, आपका जो है पक्षपात न करना। आ रही बात समझ में। ये सब क्या हो गया, आपका प्रशासनिक मूल्य हो गए। तो मूल्य समझ में आ गया आपका। तो मूल्य क्या होते हैं, वे आदर्श होते हैं जिसको किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा उम्मीद की जाती है कि उसको क्या करे, फॉलो करे, माने, है कि नहीं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऑनेस्ट रहो, टाइम पे क्लास आओ, टाइम पे पढ़ाई करो अच्छे से, तभी तो रिजल्ट आएगा, है ना। सिर्फ अच्छा पढ़ाने से रिजल्ट, हम तो अपनी तरफ से और अपने काम की ईमानदारी से करने की आदत। चलिए, तो ये हो गया आपका एथिक्स क्या होता है, थोड़ा सा समझ में आ गया एथिक्स क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर
सभी लोग के लिए, जो पुराने आप लोग के लिए भी जो है क्वेश्चन ये आता है कि मानव के द्वारा जो किया गया कार्य, मानव कृत्य, ह्यूमन एक्शन, तो मानव कृत्य को किसी मानवीय कृत्य को या किसी मानव के द्वारा किए गए कार्य को नैतिक या अनैतिक किन आधारों पर, नैतिक या अनैतिक आपके जो है कहने के लिए कौन कौन से आधार हो सकते हैं, नैतिक या अनैतिकता के आधार। हाँ, वो तो एक अलग है, नहीं सिचुएशन तो एक अलग, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना कि हर मानवीय कृत्य नहीं आएगा, एक तो आधार में एक अलग से हमने देखा था, ऐच्छिक कार्य होना चाहिए खुद के द्वारा, तो यहाँ पे उसी को दूसरे तरीके से और समझ लीजिए। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है कि जैसे आपके द्वारा कोई भी काम किया जाता है, जैसे अभी आप शांति से बैठे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, पेन से लिख रहे हो, तो वो कार्य नैतिक है क्या नैतिक है? ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, निर्नैतिक। मैंने कहा तीन तीन नैतिक अनैतिक के अलावा एक और कैटेगरी कौन सी होती है आपकी, जो है निर्नैतिक। निर्नैतिक इंग्लिश में होता है अमोरल, है ना। यहाँ पे मोरल एंड अमोरल, सॉरी नॉन मोरल होगा यहाँ पर। तो एक काम और बताया था निर्नैतिक, तो कुछ काम निर्नैतिक होते हैं, जैसे आप बैठे हो पानी पी रहे हो, ये सब क्या है हमें निर्नैतिक, इसका नैतिकता नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो अब तक वो निर्नैतिक है ना। पानी उठा के मैं किसी में डाल दूंगा तो, है ना, वो अनैतिक है। जानबूझ के डाल दूंगा तो गलत है, अनैतिक है कि नहीं। बाई मिस्टेक पी रहा हूँ और गिर गया धोखे से, तो वो नहीं है फिर, है ना। अचानक से हो जाता है तो भी नहीं आता है कि बताया था ना सब आपका जो है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आधार यदि कभी पूछे तो आधार के लिए 2 पॉइंट्स याद रखना है कि कोई भी काम मनुष्य के द्वारा किया गया नैतिक या अनैतिक कब कहलाएगा। तो उसके लिए पहला आधार आपका होता है, एक तो है फ्रीडम ऑफ विल, एक होता है आपका जो है फ्रीडम ऑफ विल, मतलब क्या हो आपके पास जो है फ्रीडम ऑफ विल होना चाहिए, उस कार्य करने की स्वतंत्रता हो, मतलब आप उस काम को करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, जबरदस्ती ना कराया गया हो आपसे, कार्य की स्वतंत्रता। आ रही बात समझ में? इच्छा की स्वतंत्रता, किसका इच्छा की स्वतंत्रता का मतलब किसी कार्य को करने की इच्छा, यही मतलब यहाँ पे ऐच्छिक कार्य हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऐच्छिक कार्य कि आपने इच्छा से किया हो, आप वॉलंटरी एक्शन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये फ्रीडम ऑफ विल, बड़ा याद रखना, कई जगह आएगा। तो फ्रीडम ऑफ विल का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक कार्य, मतलब आप उस कार्य करने के लिए क्या हो, अपनी मर्जी से किया हो, अपनी इच्छा से किया हो, है ना। जैसे मैं तुम्हारे कनपट्टी पे गन रखूं और बोलूं कि आप क्या जो है कोई ऐसा गलत काम करने के लिए बोलूं, तो मजबूरी में आपको करना पड़ेगा, कनपट्टी पे गन रखी हुई है। तो वह काम उसके बाद जो गलत काम करते हुए तो अनैतिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर दबाव डाल करके कनपट्टी पे गन रख करके आपके बच्चे को किडनैप कर लिया किसी ने, और दूसरा कुछ गलत काम करने के लिए दबाव डाल रहा है और मजबूरी में आपको करना पड़ा, तो वह काम नैतिक अनैतिकता के कसौटी पे नहीं कसा जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो फ्रीडम ऑफ विल होना है, जिस काम को करने की क्या होना चाहिए आपके पास, एक खुद से किया हो आपने, जो है अपनी इच्छा से किया हो। आगे बस समझ में पहला पॉइंट। दूसरा, विकल्पों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव्स, अवेलेबिलिटी ऑफ alternatives, availability of alternatives।
समझ गए इसका मतलब क्या है? ठीक है, विकल्प का मतलब एक से अधिक, है ना, एक से अधिक आपके पास रास्ते हो, एक से अधिक कार्य हो। जैसे आपको जम के भूख लगी है और खाने के लिए सिर्फ एक ही एक ही चीज़ अवेलेबल, आपके पास पैसे वैसे नहीं है, आपके पास पैसे वैसे नहीं है, और खाने के लिए आपके पास क्या बोलते हैं, भूख लगी है जम के, और जहाँ पर आप बंद है वहाँ पर किसी दूसरे का सामान रखा हो, है ना, भास्कर के द्वारा लाया गया क्या रखा हो, मैगी रखी हो, कमरा बंद है और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, तो ऐसी स्थिति में इसका सामान, है ना, बिना बताए भी खा लोगे तो वो अनैतिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपके पास विकल्प ही नहीं है वहाँ पर। आई ना बात समझ में? लेकिन विकल्प है, आप अपने से कमा करके खाने का रास्ता या दूसरा विकल्प है, और ऐसी स्थिति में आप यहाँ से निकाल के चुपचाप खा लोगे तो वह क्या कहलाएगा, अनैतिक कहलाएगा। आई ना बात समझ में? तो विकल्पों की उपलब्धता होनी चाहिए, है ना, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही रास्ता बचा हुआ है ना। जैसे मान लेते किसी के पास खाना पड़ा, आपको जम के भूख लगी है, मालूम है जिंदा रहना है तो उससे छीन के खाना पड़ेगा, तो दो चार घुस्से मार के, दो चार छीन करके खाना पड़े, कोई रास्ता ही नहीं बचा तुम्हारे पास, क्योंकि नहीं खाओगे तो भूखे मर जाओगे, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा था कि पेरू चिली के बॉर्डर पे बहुत पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत दिन ढूंढने के पश्चात भी प्लेन मिला नहीं, कुछ लोग जिंदा बच गए थे। अब उनके पास एक ही रास्ता था, क्योंकि वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि पूरा बर्फीला क्षेत्र था, तो एक ही रास्ता था कि जो मर गए थे उन आदमी का मांस खा करके जिंदा रहा जाए। तो उनमें से एक डॉक्टर ने ये सलाह दी कि जब यदि जिंदा रहने की सोच रहे हो तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वैसी स्थिति में उनमें से कुछ लोगों ने मरे हुए जो वहाँ पे आदमी थे उन्हीं का मांस खा करके, वो लगभग 70-75 दिन तक क्या थे, जिंदा थे। उसके बाद फिर वो ढूंढते ढूंढते गाँव उनको मिला, कुछ लोग निकले वहाँ से, वो भी आदमी का मांस लेकर के काट करके खाते हुए निकले, थोड़ा थोड़ा खाते हुए, थोड़ी थोड़ी। तो उसके बाद लगभग 75 या दो महीने के बाद वो क्या हुआ, वहाँ पे रेस्क्यू हुआ उनका जो है। तो वहाँ पे हम उनको अनैतिक, क्योंकि खाने के लिए कुछ था ही नहीं, या तो दो ही ऑप्शन थे, या तो मरने के लिए तैयार बैठे रहो मरो, या फिर जिंदा रहने तो थोड़ा बहुत खाओ। आई ना बात समझ में? तो वहाँ पे विकल्प ही नहीं था, तो उसके उनके कार्यों को हम अनैतिक नहीं कह सकते। तो नैतिक या अनैतिक तभी कहलाएगा जब ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों के आधार पर क्या करते हो आप, अपना जो है कार्य करते हो। आगे बस समझ में? तो क्वेश्चन कभी कभी आया होगा, या आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी बार बार। क्वेश्चन क्या आएगा कि क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हर मानवीय कार्य नैतिकता या अनैतिकता की कसौटी पे कसा जा सकता है? ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो क्वेश्चन। अगर जो भी बोलता हूँ ना लिख लिया करो कॉपी में, मेरा चेहरा और मेरा थोपड़ा मत देखा करो, रोज ही देखते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही हूँ, चेंज नहीं होने वाला हूँ। तो जब भी कोई क्वेश्चन बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, तुरंत कॉपी में नोट डाउन रहेगा, तो बाद में रिवीजन करोगे तो फिर से आपके माइंड में आएगा। क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि क्या कोई भी मानवीय कार्य या मानव के द्वारा किया गया कृत्य, है ना, कार्य की जगह कृत्य वर्ड यूज करते हैं, नैतिकता या अनैतिकता की कसौटी पे कसा जा सकता है? कसौटी पर कसा जा सकता है या नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद उसका आंसर देना पड़ेगा। एक इंग्लिश में क्या होगा आपका जो है, ठीक है, कुड एनी ऑफ ह्यूमन एक्शन
could any of human action can considered moral or non moral criteria of moral and non moral. क्लियर है? हाँ हाँ, तो उसका वही कहा कि नैतिकता जो होती है, अभी पढ़ेंगे आगे कि नैतिकता की जो कसौटी, ये तो मेन हो गया आपका, लेकिन सिचुएशनल डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा कि वह देश की रक्षा के लिए मार रहा है और किसी निर्दोष की हत्या भी हो गई, तो वह आपका अनैतिक नहीं कहलाएगा देश के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो। लेकिन पर्सनल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वह अनैतिक होगा कि बिना जांच पड़ताल के किसी को भी क्या कर सकते हैं हम, यदि मार दे रहे हैं तो पर्सनली अंदर से रहेगा कि नहीं गलत कर रहा हूँ, तो पर्सनली कंटेक्स्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके लिए, अनैतिक होगा। लेकिन वो देश की रक्षा के लिए सेना के रूप में, तो फिर वहाँ पे नैतिक ही माना जाएगा वो। तो फिर वहाँ पे देश के कंटेक्स्ट में अनैतिक हो जाएगा वो, तो वो सापेक्षिक हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होता है, आपका जो है क्या होता है, रिलेटिव होता है, कंपैरिजन टू देखना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ विल में क्या क्या आएंगे, ऐच्छिक कार्य आ गया, और फ्रीडम ऑफ विल में ध्यान रखना है कि इसमें ये भी आ जाएंगे कि कोई शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, है ना। शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत ये भी आ जाएगा, स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति यदि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कार्य फिर से क्या होंगे, आपके नैतिक अनैतिक में नहीं आएंगे, राइट, किसी भी क्राइटेरिया में कैसे नहीं जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? तक फिजिकली एंड मेंटली क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो इसके बाद कुछ चीज़ें कल हम लोग डिस्कस किए थे, आज हम लोग देखते हैं एथिक्स और एक कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों में संबंध क्या है। एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पढ़ा है भाई? हाँ तो भी पढ़ लेंगे। हाँ तो पढ़ाने वाले हैं तो भाग थोड़ी रहा हूँ मैं। हाँ तो अभी एथिक्स के पहला टॉपिक जो है ना आपका इसेंस ऑफ एथिक्स, उसमें से और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। कभी सिलेबस में सिर्फ एक लाइन लिखा है, इसका मतलब नहीं एक लाइन में ही आपका कंटेंट खत्म नहीं होता है ना। पहला टॉपिक हमारा कौन सा था, इसेंस ऑफ एथिक्स। पहला टॉपिक सिलेबस का ये है, नैतिकता का सार। हम तो इसमें कुछ चीज़ें पढ़ चुके, लेकिन इस चूँकि एथिक्स की बात हो रही है तो एथिक्स के साथ कुछ चीज़ों की तुलना पूछ सकता है, उनके साथ संबंध पूछ सकता है, तो कुछ चीज़ें और बची हुई है तो उसको भी देखते हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स में आएंगे। तो नैतिकता का सार ये टॉपिक हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है, तो ये वाला टॉपिक चल रहा है हमारा। तो एथिक्स का डिफरेंस पूछ सकता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट लास्ट में, हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट टॉपिक है भी हमारे सिलेबस में अलग से है, हिंदी में कहते हैं इसका आपका जो है आचरण संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स को एथिक्स लिख सकते हो, नैतिकता कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है या संबंध क्या है, दोनों का संबंध पूछ सकता है। तो एथिक्स का मतलब तो मैंने अभी बताया, एथिक्स या नैतिकता का मतलब क्या होता है,
क्या बताया मैंने, कुछ मूल्यों का, है ना, कुछ मूल्यों का क्या है आपका जो है, मूल्यों या मानकों का समुच्चय, समूह, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा वो सुनना उनकी, अच्छा क्लास आ रही बस समझ में, कि कुछ मूल्यों या मानकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। कुछ मूल्यों मानकों के समूह को क्या कहते हैं, एथिक्स, है ना। इस टॉपिक, इस टाइप के टॉपिक्स में थोड़ा सा सोच करके समझ करके अलर्ट होके बैठना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका अलग है, इसमें सोचना अलग है, रटना नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं। तो एथिक्स का मतलब जस्ट परिभाषा मैंने बताई, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसी समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, समाज के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और उसी के अनुसार समाज को क्या होता है, चलना पड़ता है, तभी समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। क्लियर पॉइंट है आपका। आचरण संहिता क्या होता है, आचरण संहिता, जैसे आप लोग कल के दिन में प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे तो हर एक व्यवसाय के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, है ना। व्यवसाय, व्यवसाय के लिए, है ना, प्रोफेशंस के लिए कुछ आपके क्या किए जाते हैं, आपके जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निर्धारित किए जाते हैं, कुछ नियम विनियम, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको आचरण संहिता कहते हैं, है ना। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, सम, लिखो लिखो जल्दी से, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, एथिक्स मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में लिखो, कहाँ लिख रहे हो जैद, इधर में, है ना। सम रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड बाय द any organization, institution for their personnels, defined by the institutions or organizations for their personnels, कर्मचारियों के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे मैंने कहा ना, कल के दिन में आप लोग आईएएस अधिकारी बन जाओगे, कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी बनोगे, तो आपको जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट पे क्या करवाया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद साइन करवाया जाएगा, राइट। तो उसमें कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट लिखा रहेगा, उसमें क्या लिखा रहेगा कि आप अपने भाई बहन रिश्तेदार इन सबको किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं पहुंचाओगे, है ना। उसमें लिखा रहेगा कि आप शराब पी करके खुलेआम सिगरेट लेकर के सड़क में नहीं घूम सकते, है ना। आई ना बस समझ में, मैं तो घूम सकता हूँ, खैर मैं भी नहीं घूम सकता, टीचर हूँ ठीक है, स्टूडेंट्स मिल जाए मतलब बाकी ठीक है, जहाँ भी जानते वहाँ तो नहीं घूमेगा। मेरा भी अपना एक एथिकल, मेरे प्रोफेशन टीचर का टीचर से बच्चे लोग उम्मीद करते हैं कि वह खुद भी एथिकल बिहेवियर करे, है ना। हो सकता है पर्सनल मेरी लाइफ कुछ और हो सकती है, लेकिन पर्सनल लाइफ मेरी अंदर पर्सनल तक रहेगी। कलेक्टर है, रोज़ शाम को 10-11 बजे के बाद आराम से उसके बंगले के पीछे एक पूरा लॉन बना रहता है, आराम से 2-4 ऑफिसर्स बैठते हैं, पैक से सब चलता है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ ऐसे चलता है किसी की नज़र में ना पड़े, कोई फ़ोटो ना खींच ले, कोई कुछ ना करे, सब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप क्या है पब्लिक के लिए आइडियल है ना। तो इसीलिए ये सब काम करते भी है तो ऐसी जगह करते कि वहाँ कोई फ़ोटो खींच करके फेसबुक में ना डाल दे या पता ना चले, आ रही ना बात समझ में। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा रहेगा आपके, उसी हम लोग क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, आचरण संहिता कहते हैं। आई ना बात समझ में तेजस्वी, है ना। तो ये पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक है, लास्ट वाले टॉपिक में आपका ये टॉपिक ही अलग से लिखा हुआ है कि प्रशासकों के लिए, सिविल सेवकों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग से लिखा हुआ है, तो ये अलग से ही आपको पढ़ेंगे। तो इसी कोड ऑफ कंडक्ट का एक पार्ट होता है कोड ऑफ एथिक्स भी होता है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ, है ना, एथिक्स, नैतिक संहिता, मतलब कुछ नैतिकता के बारे में भी
नैतिक मूल्यों के बारे में भी अलग से नैतिक संहिता बनाई जाती है। पहले नहीं था, बाद में इसको भी जोड़ा गया है ना। आचरण संहिता में तो ये कैसे आचरण करना है, पब्लिक के सामने हमें किस प्रकार से बिहेवियर अपना रखना है, तो आचरण संहिता हो गया। उसी में कुछ नैतिक मूल्यों को भी फॉलो करना है कि आप हर काम ईमानदारी से करेंगे। जैसे नैतिक संहिता में लिखा रहेगा कि बनने के बाद ना तो आप दहेज ले सकते ना दहेज दे सकते। इसी नैतिक संहिता में लिखा रहेगा बनने के बाद आप किसी को उधारी भी नहीं दे सकते, ना उधारी लेना है ना देना है ना। मतलब ऋण में ऐसी दोस्ती यारी को थोड़ा बहुत दे दोगे बात अलग है, लेकिन वो लिखा रहता है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया आपका आचरण संहिता और ये एथिक्स। अब इनको ये देखना है कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट आपके जो है क्या ये सेम समान क्या बोलते हैं उसमें, दोनों में कोई विरोधाभास भी हो सकता है क्या? ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, मे बी आइडेंटिकल मतलब समान भी हो सकते हैं, समरूप भी हो सकते हैं, या दोनों विरोधाभासी भी हो सकते हैं। इट मे बी आपके क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं। विरोधाभासी कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? कैसे हो गए देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो कभी कभी कुछ परिस्थितियों में आपका विरोधाभासी भी हो सकता है। एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट है ना। एथिक्स का मतलब यहाँ पे नैतिकता से है। तो समान, जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी है, आप क्या है, आपके जो है प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारी है, तो प्रशासन में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ईमानदार हो, है कि नहीं, ईमानदारी से काम करें, ऑनेस्ट हो, राइट। आपका आपसे उम्मीद की जाती है कि आप देशभक्त हो, पैट्रियट हो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप डिसिप्लिन्ड हो, अनुशासन में रहते हो। प्रशासनिक अधिकारी से उम्मीद की जाती है ना, ऑनेस्ट, पैट्रियट एंड डिसिप्लिन, ये उम्मीद की जाएगी। तो ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये चीज़ आ जाएंगी, और एथिक्स पर्सनल लाइफ में भी आपका ये चीज़ें आ जाएंगी, है ना। पर्सनल लाइफ में भी देखेंगे तो आप इन चीज़ों को क्या करेंगे, सेवा भाव आप में हो, सर्विस, सेवा भाव, जनता की सेवा का भाव आप में हो, आप क्या जो है, आई ना बात समझ में? नहीं, तो ये प्रशासन में आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझिए, फिर समझाऊंगा। जैसे आप एक सामान्य डॉक्टर है, एक सामान्य डॉक्टर है, और एक आप जो है मिलिट्री के डॉक्टर है, राइट। अब सामान्य डॉक्टर के पास दो केस आते हैं। एक पाकिस्तान का आदमी है जो बहुत ज़्यादा घायल है, तुरंत इलाज नहीं मिलेगा तो मर भी सकता है, और एक भारत का नागरिक आता है जो इसकी तुलना में कम घायल है। तो सामान्य डॉक्टर होने के नाते आपका एथिक्स क्या कहेगा? सामान्य डॉक्टर होने के नाते आपका एथिक्स क्या कहेगा कि जो ज़्यादा घायल है उसको बचाओगे, मतलब आप पाकिस्तान वाले व्यक्ति को पहले बचाओगे। आएगी बस समझ में? लेकिन इसी मिलिट्री डॉक्टर के पास आएगा तो, है ना, मान लो दोनों सैनिक है, भारत का सैनिक और वो सेम चीज़ इसके पास आ गई, तो इसकी ड्यूटी क्या बनती है, इसका प्रोफेशन क्या बनता है कि पहले देश के लिए पहले बचाएगा। तो जो भी हो भारत के सैनिक को सबसे पहले बचाएगा। तो यहाँ पर पर्सनल एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों में क्या है, विरोधाभास आ गया। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि भारत के सैनिक को पहले बचाना है। यदि दुश्मन और हमारे खुद की बात हो तो किसको बचाना है पहले, आपका है। लेकिन एथिक्स क्या कहता है कि जो सबसे ज़्यादा घायल है उसको पहले बचाना है। तो यहाँ पे विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ? तो एग्जाम्पल लिखो, बाद में याद नहीं आएगा,
मैंने कहा ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसमें दोनों सेम हो गया, इसमें एथिक्स इक्वल टू कोड ऑफ कंडक्ट, इन सब में क्या होगा, एथिक्स इक्वल टू कोड ऑफ कंडक्ट है। आगे बस समझ में। और विरोधाभासी के लिए एग्जाम्पल लिख लो, जैसे किसी कोई मिलिट्री डॉक्टर है, एक पाकिस्तान का ज्यादा घायल सैनिक, अधिक घायल सैनिक आ गया और भारत का कम घायल सैनिक आ गया, तो इसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, आप कह जो इसका कोड ऑफ कंडक्ट कि भारत के सैनिक चाहे वह कम घायल क्यों ना उसको पहले बचाएगा, है कि नहीं। जबकि सामान्य डॉक्टर का एथिक्स क्या कहता है कि वह ज़्यादा घायल उसको पहले बचाएगा। तो इस तरीके से सामान्य डॉक्टर के लिए दोनों आपके क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल सेम भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका अलग अलग भी हो सकता है। आई ना बात समझ में, है ना। माइंड खुला रखना है कि क्वेश्चन जो आएंगे कहाँ पर कैसे आएंगे इसके बारे में पता नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। हाँ, एग्जाम्पल से ही लिखना है भाई। हाँ, इसको भी लगा सकते हो, मैं थोड़ी मना करूँगा। ठीक है, ये भी लगाना है और भी खुद से भी सोचना है ऐसा और क्या केस हो सकता है, सिचुएशन सोचनी है, और है ना, एक दो तो रट लेने, बाकी खुद भी दिमाग लगाओ, एक आध दो और सोचना है खुद से। और कौन सा कौन सा याद है क्या बताओ। हम्म, हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, समझ में आया, तुरंत सोच लिया इसने। तो ऐसी सोचने की आदत विकसित करनी है। एथिक्स का पेपर वैसी वाला है, सोचने का पावर ज़्यादा है, तुम भी सोचोगे तुम्हारा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दिमाग को क्यूरियस रखो। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि एथिक्स और उसमें क्या डिफरेंस है कोड ऑफ कंडक्ट में। अब ये वाला इस तरीके से बना लो, एथिक्स इन कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंस। पहला पॉइंट लिखिए, व्यक्तित्व का आंतरिक पहलू। एथिक्स क्या होता है, व्यक्तित्व का आंतरिक पहलू, इंग्लिश में लिख लीजिए इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी रिलेटेड टू कंसाइंस। इसमें आगे लिख लीजिएगा व्यक्तित्व का आंतरिक पहलू जो अंतरात्मा से संबंधित होता है, जो अंतरात्मा से संबंधित होता है कि नहीं। इंग्लिश में आपका इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी रिलेटेड टू कंसाइंस या कंसर्न टू कंसाइंस। आगे समझिए पहला पॉइंट, इसमें लिखिए व्यक्तित्व का बाह्य पहलू। व्यक्तित्व का बाह्य पहलू अंतरात्मा के अनुसार कार्य कर भी सकता है और नहीं भी या विरुद्ध भी। व्यक्तित्व का बाह्य पहलू, व्यक्तित्व का बाह्य पहलू जो अंतरात्मा के अनुसार कार्य कर भी सकता है या उसके विरुद्ध भी हो सकता है। लिख लिया, कार्य कर भी सकता है या उसके विरुद्ध भी हो सकता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी which is a
विच इज विच मे बी अकॉर्डिंग टू कंसाइंस और मे नॉट बी, विच, हाँ बता रहा हूँ, बाह्य पहलू विच मे बी अकॉर्डिंग टू कंसाइंस और इट मे बी अगेंस्ट टू। आ रही बात समझ में? जैद क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू कंसाइंस हो भी सकता है या फिर आपका जो है अगेंस्ट भी हो सकता है, राइट। बाह्य पहलू का मतलब क्या होता है कि जो हमें लिख करके नियम कानून में दिया होगा, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या बताया मैंने कि ये जो भी संगठन है, जिस संगठन में आप काम करते हो, मिलिट्री में तो मिलिट्री के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी तो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। जैसे मान लिया मेरे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो तो मेरे इंस्टीट्यूट का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, है ना, कि कैसे कैसे कर्मचारी को काम करना है। तो किसी भी संगठन के द्वारा ये बनाया जाता है, संगठन के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्धारित किए जाते हैं, उसी हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, बताया मैंने। तो ये हमको क्या करना है, बाहर से उसके अनुसार काम करना है, तो ये बाह्य पहलू हो गया। जबकि नैतिकता कहाँ से काम करती है? अंदर से, कि मुझे इस संदर्भ में सोचना होता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो अंदर से आवाज़ आती कि नहीं, बच्चे को बचाना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स जाए, है ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है वहाँ पर कभी कभी बच्चे को बचाना है, बच्चा खुद तो बच नहीं सकता है, तो वहाँ पर जो है हम एथिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं बाह्य पहलू की तुलना में। आए ना बस समझ में? तो डिपेंड करेगा। हालांकि आपका प्रोफेशन क्या सिखाता है कि पहले संगठन की जो चीज़ें हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करना है, लेकिन लग रहा है कि बच्चों को बचाना ज़्यादा जरूरी है, तो बच्चों को बचा सकते हो। अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे कि क्या फॉलो करना है भाई, ना। तो अंतरात्मा आपकी जो बोलेगी, नौकरी बचाना है तो कोड ऑफ कंडक्ट करोगे, बच्चे मरे तो मरे, है ना। लेकिन अंदर की आवाज़ कहेगी नहीं, बच्चे को बचाना जरूरी है, नौकरी नौकरी तो बाद में दूसरी भी ढूंढ लेंगे, है ना, बच्चे को बचाना। हाँ, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। हाँ, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आपके जो है, यह नैतिक मानदंडों के उल्लंघन से, नैतिक मानदंडों के उल्लंघन से आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न होता है। आत्मग्लानि, गिल्ट फीलिंग, नैतिक मानदंडों के उल्लंघन से, या नैतिकता के उल्लंघन से लिख सकते हो, नैतिक मानदंडों, क्राइटेरिया के उल्लंघन से, के उल्लंघन से आत्मग्लानि, इंग्लिश में कहते हैं गिल्ट, गिल्ट फीलिंग, आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न होता है। इट फील्स गिल्टी, आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, इट फील्स गिल्टी बाय वायलेटिंग एथिकल नॉर्म्स और वैल्यूज। इसमें यदि आप इसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो अंदर से गिल्ट फीलिंग आएगी कि मैं बच्चे को बचा नहीं पाया, हो सकता है जीवन भर याद रहेगा, है कि नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें दंड की व्यवस्था होगी कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करोगे तो या तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे या फिर आपके ऊपर जांच बैठेगी, है कि नहीं, यही होगा। तो लिखिए सीओसी, कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर दंड का भागीदार होना पड़ सकता है, दंड का भागीदार होना पड़ सकता है। इट मे बी पनिश्ड, इट मे बी पनिश्ड इफ, it may be punished if anyone violates COC। क्लियर है? कोड ऑफ कंडक्ट लिख लिया, तो ये तो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिकता, इसका स्वरूप क्या होता है? सार्वभौमिक है, चाहे अमेरिका का होगा चाहे पाकिस्तान का होगा, एथिक्स सबके लिए बराबर होगा। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, इसका स्वरूप सार्वभौमिक होता है, इसका स्वरूप, है ना, इसका स्वरूप क्या होता है?
सार्वभौमिक। नैतिकता का, एथिक्स का स्वरूप क्या होता है? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। और उसमें लिख लेंगे व्यवसाय, व्यवसाय दर व्यवसाय बदलते रहता है। इसका इंग्लिश में लिखेंगे नेचर ऑफ एथिक्स इज यूनिवर्सल। नेचर ऑफ एथिक्स इज यूनिवर्सल। और इसमें क्या होता है, अलग अलग व्यवसाय का अलग अलग हो सकता है। व्यवसाय दर व्यवसाय, ये अलग अलग व्यवसायों का अलग अलग होता है, इतना लिख देंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है। नेचर ऑफ सीओसी चेंजेस विथ प्रोफेशंस, है कि नहीं? मेडिकल का अलग होगा, टीचर का अलग होगा, सीए का अलग होगा, वकील का अलग होगा, है ना? आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनोगे उसका अलग होगा। तो ये अलग अलग सीओसी मिलेंगे आपके, आ रही ना बस समझ में? तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो गया एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंस, कभी पूछ दे तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद आते हैं हम लोग जो है, एक वर्ड है ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। कर्तव्य एवं दायित्व ना, वैसे तो दोनों सेम दिख रहे तुम लोग को, कर्तव्य एवं दायित्व, है कि नहीं? हाँ तो इसमें ठीक है, उसमें देखते हैं। अभी आपने जो बोला उसको समझता हूँ, पहले इसको समझा, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस। ड्यूटी होता है ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है ना, जैसे आप लोग के माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग को अच्छी परवरिश दे, है कि नहीं? कि आप लोग के पेरेंट्स की ड्यूटी है, या हमारे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि हम लोग को अच्छी परवरिश दे। नैतिक है, कानूनी नहीं है ना। कई लोग पैदा करके छोड़ देते हैं, ठीक है जाओ भुगतो, अपनी ज़िंदगी जियो, राइट? तो कहीं ना कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारी या कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो कर्तव्य का मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी, और दायित्व कम होता है, मतलब होता है सामाजिक या कानूनी जिम्मेदारी। समाज का दबाव रहेगा, सामाजिक या कानूनी जिम्मेदारी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका दायित्व कहेंगे। सामाजिक या कानूनी जिम्मेदारी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका जो है दायित्व कहेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे समाज में रहने के लिए हमें कुछ जिम्मेदारियां फुलफिल करनी पड़ती है कि नहीं? जैसे टीचर के रूप में अपनी बात करूं, तो टीचर के रूप में मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम लोग को अच्छे से पढ़ाऊं, राइट? तो ये क्या होगा? मेरा कर्तव्य हो गया। और दायित्व की बात जब आएगी तो क्या होगा? तुमने चूंकि मुझे फीस दिया है, तो तुम्हारा कानूनी राइट्स बनता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, तो वो मेरा क्या है? दायित्व भी है। तो कर्तव्य भी है और दायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं। तो ये आपका नैतिक जिम्मेदारी, ये फिर से आंतरिक पहलू हो गया आपका, कि आपको अंदर से अच्छे से करना ही नहीं करना है। और ये क्या हो गया? आपका बाह्य पहलू, है कि नहीं? तो दायित्व हो सकता है कि मैंने आप कहा कि थोड़ा ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ा करके सिलेबस खत्म बोल दूंगा, तो भी तुमको पता नहीं चलेगा तुम लोग को,
है कि नहीं। लेकिन अंदर से ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाऊंगा तो हो सकता है दायित्व उतना अच्छे से ना निभा पाऊँ। आ रही ना बात समझ में। तो ड्यूटी का एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका जो है दायित्व, मतलब गोला बनाएंगे तो बड़ा गोला बनेगा ड्यूटी का और उसके अंदर दायित्व अपने आप आ जाएगा। आ रही बात समझ में। क्योंकि ड्यूटी अच्छे से करूंगा तो दायित्व अपने आप उसके अंतर्गत हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये हो सकता है कि इसको करूं लेकिन उतने अच्छे से ना करूं तो ये वाला काम उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर हो गया कि आपकी ड्यूटी क्या है और आपका दायित्व क्या है। तो कल के दिन में प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तुम लोग तो ड्यूटी तो करोगे ही, लेकिन दायित्व करोगे पहले तो दायित्व के साथ साथ ड्यूटी अच्छे से करोगे तो नैतिकता के साथ करोगे तो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी कहलाओगे, जनता की सेवा करने के लिए करोगे तो। आ रही बस समझ में। तो अंतरात्मा की आवाज सुन करके जब कर्तव्य करोगे, दायित्व को पूरा करोगे अंतरात्मा की आवाज कर्तव्य के साथ, तो फिर समर्पण क्या होगा आपका ज्यादा होगा, है ना। समर्पण होगा और उसका प्रभावशीलता क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। आगे बस समझ में। चलिए तो ये हो गया आपका। इसके अलावा मैंने आप लोग को बता तो दिया था डिफरेंस, लेकिन इसमें आपको यदि 100-150 वर्ड लिखना हो तो अभी लिख पाओगे। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो और कुछ प्रोबिटी, तीनों में मैंने डिफरेंस बताया था आप लोग को। फिर भी कुछ एग्जांपल्स और दे देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको जितने भी वर्ड्स लिखना पड़े क्योंकि तीनों में संबंध पूछा हुआ है। तो ऑनेस्टी का मतलब आपका जो है, ऑनेस्टी का मतलब होता है कि हाँ आप किस बेईमानी न करना। और बेईमानी कब न करना, जब, है ना, कोई, जब आपका जो है बेईमानी न करना समाज की नज़र में, समाज या दूसरों के संदर्भ में, दूसरों को ध्यान में रखते हुए जब हम बेईमानी नहीं करते, ध्यान में रखते हुए। नॉट चीटिंग, नॉट चीटिंग टू एनीवन इन कॉन्टेक्स्ट टू अदर्स, इन कॉन्टेक्स्ट टू सोसाइटी, तब तक वो ईमानदारी कहलाती है कि नहीं। तब तक क्या कहलाती है, ईमानदारी। जैसे मान लिया अभी यहाँ पे कोई फ़ोन पड़ा हो, किसी की नज़र पड़ रही है, मालूम है किसी का नहीं लग रहा है, तो अब अभी तो नहीं उठाओगे क्योंकि सब लोग देख रहे है कि नहीं। लेकिन सब लोग बाहर चले गए और उसके बाद फिर आपकी ईमानदारी का सही पता चलेगा कि कितने ईमानदार है कि नहीं। हाँ कैमरा तो बाद में आएगा, ठीक है। अब तो कैमरा आ गया, अब कैमरा तो देख रहा है, बात अलग है, इसलिए भी नहीं उठाओगे ठीक है, ठीक है। तो वो बात है, लेकिन मान ले कैमरा नहीं लगा है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी का मतलब दूसरों के संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, बेईमानी न करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है तो आप रेड लाइट जंप नहीं कर रहे तो ऑनेस्ट है। लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस न भी खड़ा हो और आप ईमानदार बने रहेंगे तब क्या कहलाता है आपका जो है इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति, सत्यनिष्ठा। तो सत्यनिष्ठा का मतलब आपका क्या होता है, जब कोई न भी देख रहा हो, आपके पास बेईमानी करने का पूरा मौका हो, न भी देख रहा हो। आ रही बात समझ में। आपके पास बेईमानी करने का पूरा मौका हो तब भी आप बेईमानी न करें। आ रही बात समझ में। तब भी आप बेईमानी न करें तब आप क्या कहलाएंगे, इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति कहलाएंगे। आई ना बात समझ में। तेजस्वी समझ में आ रहा है कि कोई ना भी देख रहा हो, जैसे रेड लाइट में ट्रैफिक पुलिस नहीं है ना, रात के 12 बजे कोई नहीं रहता है, उस समय तो ठीक है। कैमरा है तो रात के 12 बजे चालान तो नहीं भेजेगा कैमरा भी ठीक है। हाँ
हाँ रिकॉर्ड होते रहते हैं, ठीक है। उसके, हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी अभी मान लो सीसीटीवी नहीं है, मान लो, चलो छोड़ो यार अभी मान लो कि रात के 12 बजे सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो भी आप इंतजार करते हो ग्रीन लाइट होने का, तो आप क्या कहलाएंगे? इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति कहलाएंगे, है कि नहीं? तब आप क्या कहलाएंगे? इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी, ये जो इंटीग्रिटी है वह बाय प्रोफेशन भी हो सकता है और आपका दोनों में यूज हो सकता है। इंटीग्रिटी, जैसे मैं टीचर हूँ और ये मेरा प्रोफेशन भी है ना, कोचिंग भी चलाता हूँ। तो यदि मैं अपने काम को अच्छे से कर रहा हूँ तो मेरी कोचिंग क्या कहलाएगी? तो यहाँ पे इंटीग्रिटी वाली कोचिंग बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इंटीग्रिटी वाले सर है बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? इंटीग्रिटी वाले सर है बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये इंटीग्रिटी किसके कंटेक्स्ट में यूज होता है? ये व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जनरली यूज होता है, व्यक्ति विशेष के लिए। किसके लिए यूज होता है? आपका जो है व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है। आ रही बात समझ में? इंटीग्रिटी जो है व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है, राइट। इसके अलावा आपका जो है, यदि किसी संगठन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना, मेरे कोचिंग पूरा अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे इंटीग्रिटी वाली कोचिंग, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोबिटी वाली कोचिंग है, कोचिंग ऑफ प्रोबिटी। तो यहाँ पे जब यही प्रोबिटी का मतलब क्या हो गया? तो प्रोबिटी दोनों में हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी प्रोबिटी वाला बोल सकते हैं हम लोग। ये पर्सनल भी हो सकता है, और ये मुख्य रूप से किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? किसी संगठन के लिए यूज करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए यूज करते हैं, संस्था के लिए यूज करते हैं। तो प्रोबिटी का मतलब होता है आपका जो है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यावसायिक सत्यनिष्ठा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबिटी कहते हैं। आ रही बस समझ में? क्या नाम है? तेजस्वी। व्यावसायिक मतलब प्रोफेशन के कंटेक्ट। तो प्रोबिटी हालांकि व्यक्तिगत भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबिटी वाला टीचर है, तो गलत नहीं है वहां पर। लेकिन इंटीग्रिटी वाला इंस्टीट्यूट बोलेंगे तो यहाँ पे गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन सटीक सटीक नहीं लगता है, मतलब सही नहीं लगेगा। जबकि व्यक्ति के लिए दोनों यूज कर सकते हैं। तो संगठन के लिए जैसे कि सर प्रोबिटी वाले हैं, तो ये भी सही है। और प्रीमियर आधार आईएएस एक प्रोबिटी वाली कोचिंग है। आ रही बात समझ में? कोचिंग ऑफ प्रोबिटी, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सटीक मतलब ठीक है वहां पे। तो प्रोबिटी जो वर्ड है वह हम संगठन और व्यक्ति दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंटीग्रिटी में मूल्य और आचरण दोनों आपके क्या होते हैं? साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें संबंध कैसे होगा? इनमें संबंध कैसे होगा? ठीक है, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, तो इंटीग्रिटी वाला जो होगा वो तो ईमानदार होगा, तभी आपका जो है इंटीग्रिटी वाला होगा। तो ये तो बोला ठीक है। बिना ईमानदारी की इंटीग्रिटी तो पॉसिबल नहीं है। इसका उल्टा हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है क्या? ऑनेस्ट तो हो लेकिन इंटीग्रिटी वाला नहीं, ये हो सकता है ना। ऑनेस्ट तो हम दूसरे को दिखाने के लिए है, अंदर से मौका मिलते ही चौका मारने के तैयार बैठे रहेंगे। तो ऑनेस्ट तो हो सकता है लेकिन इंटीग्रिटी हो जरूरी नहीं है। लेकिन इंटीग्रिटी है तो डेफिनेटली ऑनेस्ट होगा ही होगा, है कि नहीं? आगे बात समझ में? अब यहाँ पे था कि प्रोबिटी जो है, सुचिता जो है पर्सनल लाइफ
व्यक्तिगत रूप से और प्रोफेशनल लाइफ। तो इनमें भी क्या हो सकता है, यदि पर्सनल लाइफ, जनरली हम प्रोबेबिलिटी जो यूज करते हैं मेनली किसके लिए यूज करते हैं, प्रोफेशनल के लिए करते हैं। तो ये हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रोबेबिलिटी वाला हो जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, हो जाएगा तो और अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ पर, जैसे आप मान लेते कि गवर्नमेंट जॉब में पटवारी है, बाकी जनता की नाप नपाई करते हो, जनता की जमीन नापते हो, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करते, ईमानदारी से करते हो पूरा, तो आपका पटवारी में प्रॉपर्टी वाले क्या कहलाएंगे, आप व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन जैसी भाई भाई का बंटवारे की बात आती है ना, तो वहां पर आपका लालच रहता है कि नहीं मेरे को थोड़ा ज़्यादा जमीन मिल जाए, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रोफेशन में तो प्रोबेबिलिटी वाले हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप प्रोबेबिलिटी वाले हो जरूरी नहीं है, तो ये कंडीशन हो सकती है ना। और इसका उल्टा तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही प्रोफेशनल लाइफ से होता है, आई ना बात समझ में। तो इस तरीके से ये, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब इंटीग्रिटी वाला तो होगा ही होगा, है कि नहीं। और बाकी ये वाला बनेगा, आएगा नहीं आएगा, बड़ा गोला बनेगा प्रोबेबिलिटी में इंटीग्रिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि प्रोफेशनल प्रोबेबिलिटी, हाँ पर्सनल और हो सकती है उसकी जो है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी वाला बड़ा बनेगा, इंटीग्रिटी वाला बड़ा बनेगा। तो इंटीग्रिटी में आपका अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रोफेशनल प्रोबेबिलिटी है तो उसका हम लोग प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाएगी आपकी, है कि नहीं, तो आपका जो है। और पर्सनली भी इंटीग्रिटी वाला हो जरूरी नहीं है, तो इसका फिर इस तरीके से बनाना पड़ेगा, कुछ दोनों हो भी सकता है, दोनों है ना, ये वाला गोला बनेगा, इधर इंटीग्रिटी इधर आपका प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये है, दोनों में प्रोफेशनली भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, इंटीग्रिटी वाला हो सकता है कि नहीं, दोनों हो सकते हैं, ये वाला आ गया, और या फिर ये तो है लेकिन ये पर्सनल लाइफ में नहीं हो सकता है, तो ये भी आ सकता है कि नहीं, तो ये वाला गोला बनेगा। और ऑनेस्टी तो दोनों में आएगा आपकी, इसमें भी ऑनेस्टी होगी, इसमें भी ऑनेस्टी होगी, राइट, वो चीज़ें। तो ये इस तरीके से इनका संबंध बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, इनके बीच में संबंध पूछेगा तो ये लिख लेंगे आराम से, अब तीनों में अंतर, तीनों में क्या संबंध है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये कुछ चीजें हो गई। कल हम लोग फिर सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो कल पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स के निर्धारक। तो हमारा अभी जो सिलेबस स्टार्ट किया उसमें से एक टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा वाला, नैतिकता का सार। तो नैतिकता के, हाँ तो नैतिकता के सार से लेकर के, नैतिकता के सार को लेकर के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये पूरे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो एक टॉपिक हमारा, अब कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में डिटर्मिनेंट्स क्या है, फिर उसके बाद कंसिक्वेंसेस करके लिखा हुआ है, परिणाम क्या होंगे, तो निर्धारक और परिणाम, ये दो अलग अलग टॉपिक है। तो कल ये खत्म होगा, फिर परिणाम में आएंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ो, रिवीजन करो,